हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर बॉबी सर। आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपनी बढ़िया सी शानदार सी इस क्लास के अंदर, जो कि आपकी रहने वाली है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजय सूत्रा एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए हम आपको यहाँ पर एक क्लासेस के जरिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक आपको सिखा रहे हैं। क्या बात करें क्लास के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो आपका मैथ का सिलेबस आता है, उस पूरे के पूरे मैथ के सिलेबस में से पेपर के पैटर्न और पेपर के लेवल के आधार पर जबरदस्त एक शानदार क्वेश्चंस क्वालिटी और कंटेंट के साथ एक मॉडल पेपर का वीडियो स्टडी हम आप सभी को दे रहे हैं, जिसके अंदर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिस तरीके का हमारा एग्जाम आता है, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बिल्कुल एग्जाम एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ इजी सवाल, कुछ मीडियम सवाल और कुछ अच्छे लेवल के टफ और हार्ड क्वेश्चंस के जरिए एक अच्छा शानदार सा मॉडल पेपर मैं आपको करा पाऊं। ठीक है नहीं? इस क्लास में वही मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे सीरीज में। ठीक है। और सबसे खास बात क्या होगी मॉडल पेपर की इस क्लास की, ये क्लास बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल वाली क्लास होगी। क्या होगी सर? यानी कि ये जो क्लास आपकी होगी बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली क्लास होगी। यानी कि अगर आप यूपी पुलिस के पेपर में बैठे हो, एग्जाम में बैठने के बाद अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में सवाल को कैसे ब्रेक करना है, यानी कि पेपर में एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में आपको क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, वो अच्छी अच्छी टेक्निक यानी सवालों को हल करने की शानदार कंसेप्ट, ट्रिक और मेथड और टेक्निक आपको यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सभी साथी इस क्लास के आज के मेरे भाई हमारे पहले क्वेश्चन को। बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन और क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस एंड कंटेंट हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, मैं आप सभी से कह रहा हूं, जितने बच्चे भी क्लास को देख रहे हैं, सभी धीरज रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दे के मन लगा के पढ़ना, डेडिकेशन के साथ पढ़ना। आप प्रत्येक सवाल को हल करने के बेस्ट मेथड, बेस्ट कॉन्सेप्ट और गजब की कैलकुलेशन वाली ट्रिक आप यहाँ पर सीखोगे। और इस क्लास को लेने के बाद वाकई में मैथ आपको बेहतरीन लगेगा। ठीक है, स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि √2 और √3 का गुणनफल क्या होता है। सर, सवाल में बोला गया है कि √2 और √3 का जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो चलिए, हम ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, हम सवाल पर जाएंगे। सवाल क्या कहता है, अगर √2 गुणा √3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √6। √6 का मतलब क्या होगा, इस संख्या को देखते ही मालूम चल रहा है कि 6 कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। सवाल था √2 का √3 का गुणा करिए, उत्तर √6 आ गया। अब हमारे सवाल का आंसर आया है √6 और एक मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है √9। आप मुझे बताइए, क्या 9 का वर्गमूल अगर मैं निकालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। यानी मेरा बताने का मतलब ये था कि 9 एक ऐसी संख्या है रूट में जिसका वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा। और जिस संख्या का कभी भी कोई भी वर्गमूल ना निकले, उस संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय नंबर। और जिस संख्या का वर्गमूल रूट में निकल जाता है उसे कहते हैं रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। तो आंसर क्या होगा, सर डी हो जाएगा। दोबारा सुन लो, वर्गमूल में जिस संख्या का उत्तर निकल जाता है उसे कहते हैं परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, जिसका उत्तर नहीं निकलता उसे कहते हैं रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या होगा, √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, सर एक अपरिमेय संख्या यहां पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 से भागे या 4 से भागे। यानी कि अगर हम 100 संख्याओं की बात करूं कि 100 धनात्मक संख्याओं में 3 से कितनी भाग होंगी, तो आप कहोगे 3 से भाग होंगी 33 या 99। अगर मैं 100 धनात्मक संख्याओं में 3 का भाग दूं तो कितनी बार जा रहा है, 33 बार।
यानी कि 33 संख्या भाग होंगी। अगर मैं 100 तक की धनात्मक संख्याओं में ये देखूं कि 4 कितनी बार भाग, 4 से कितनी संख्या भाग होंगी, तो भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यानी कि अगर मैं 100 संख्याओं में ये देखूं कि 3 से कितनी संख्या भाग होंगी, कि वो कितनी हो रही है, 33 हो रही है। 4 से कितनी हो रही है सर, 25 हो रही है। अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैं 1 से लेकर के जैसे मैंने 1 से लेकर के 12 तक की संख्या लिखी आपके लिए। इनमें देखो 3 से भाग हो रही है 3, 3 से भाग हो रही है 6 और 3 से भाग हो रही है 9। ठीक है, 4 से भाग हो रही है 4, 4 से भाग हो रही है 8। लेकिन 12 ऐसी संख्या थी, ये 3 से भी डिवाइड हो रही थी और मेरे भाई 4 से भी डिवाइड हो रही है। यही मुझे आपको समझाना था। यानी कि अगर 100 धनात्मक संख्याओं की मैं बात करता हूं, तो 3 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, 33, 4 से 25। लेकिन इन्हीं 100 संख्याओं में कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 4 से दोनों से भाग होगी, यानी वो 12 होंगी। 12 से भाग होगी तो वो कितनी होंगी, 12 के 4 वो 8 होंगी। अब सवाल क्या कह रहा है, हमें ऐसी संख्याओं के बारे में बताना है। देखो सवाल में दो भाषा होती है, जो 3 और 4 से भाग हो। 3 और 4 से का मतलब होता है 12 से भाग होंगी। तो पूछा है, अब वो ये पूछ रहा है कि 3 या 4, यानी या तो 3 से भाग हो या 4 से हो, यानी या तो 3 से होंगी या 4 से, 12 से नहीं होगी। समझ रहे ना? तो 3 और 4 से कितनी संख्या भाग होंगी मेरे भाई, 58। इनमें से 8 संख्या ऐसी है जो 12 से भाग हो रही है, इन्हें घटा दूंगा तो संख्या कितनी बचेंगी, 50। तो सर यही हमारे क्वेश्चन का जवाब है। अगर मैं किसी प्रश्न में टाइम ले रहा हूं तो केवल समझाने में लूंगा और समझाने में लेता हूं मैं। एक बात को बता दूं कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में, ये दिमाग में अपने बिठा लो, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम ले रहा हूं तो मेरे एक ही उद्देश्य है, वो सवाल अच्छे लेवल का होगा और मुझे वो सवाल आपको डेफिनेटली दिमाग में सेट करना है। तो मेरा जितना भी टाइम जाएगा वो आपको समझाने में जाएगा, सवाल कैलकुलेट करने में टाइम ना के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 529 है और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बटे में क्या चल रहा है, 2। इधर ध्यान देना, 18 गुणे में 23 गुणे में 18 गुणे में 23, यहां पर डिवाइड करना है इस वाले ब्रैकेट को, यानी इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट का भाग देना है। तो पहले इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 23 बटे 23 भाग 2। अगर मैं इस वाले में इसका भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, और ये हो जाएगा 23 बटे में कितना होगा, 2। इस पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है इस पूरे पर, स्क्वायर चल रहा है इस पूरे पर। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, 2 से कट जाएगा 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2। अब 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 का स्क्वायर का मतलब होगा 23 से कट जाएगा 23। अब 18 गुणे 18 का मतलब होगा सर 324 होगा। देखिए, मैं किसी भी सवाल को कैसे सही करना है, कम से कम टाइम में करना है, बेस्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट, ट्रिक एंड कैलकुलेशन, इन सारी चीजों पर मेरा जोर है। ठीक है ना? तो इनमें कम से कम टाइम लिया जाएगा, लेकिन मेरा पूरा भले से रिवीजन या ये मॉडल पेपर की क्लास है, लेकिन इस क्लास में पूरा टाइम, जितना भी ज्यादा टाइम मैं क्लास में ले रहा हूं या लूंगा, आपको समझाने पर लूंगा, क्योंकि एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट मैं भी जानता हूं, चाहे क्लास कितनी भी स्पीड से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बच्चों की समझ में एक एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, मैं स्पीड से पढ़ाकर चला जाऊं, आपकी समझ में ना आए तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। तो समझाने पर पूरा जोर रहेगा, कैलकुलेशन में कम से कम टाइम लेंगे। आइए, यदि जब किसी संख्या को 17 से भाग करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी संख्या को तुमने 17 से भाग किया, तो शेषफल 6 रह गया। सवाल क्या कह रहा है कि इसका शेषफल क्या रह गया, 6 रह गया। कोई भी संख्या थी, उसे तुमने 17 से भाग किया होगा तो शेषफल क्या रह गया होगा, 6 रह गया होगा। आगे, जब उसी संख्या के वर्ग, सवाल क्या कह रहा है
सवाल करा कि अब जो संख्या पहले थी उसी संख्या को भाग करो, बट उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करके 17 से भाग करो। यानी जो संख्या पहले थी अब भी वही संख्या है, ठीक है, लेकिन अब संख्या का वर्ग करना है। जब संख्या n थी तो शेषफल आ रहा था 6, अब संख्या का कर दिया वर्ग, तो मेरे भाई शेषफल का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 36। अब 17 का भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर क्या बचेगा, सब 2 बचेगा। आप लेवल देख लो आज की क्लास के क्वेश्चन का, क्या लेवल है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, लास्ट भर्ती में यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लो कि आपकी क्लास में मैं किस लेवल के सवाल दे रहा हूं, ठीक है। ये डेली एक मॉडल पेपर का वीडियो आपको मिल रहा है, तो वे जब चूंकि डेली मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पेपर का पैटर्न, पेपर के पैटर्न को फॉलो करते हुए एक मॉडल पेपर हम करा रहे हैं, तो हर दिन पेपर का लेवल चेंज होता है, यानी हर दिन क्लास में क्वेश्चंस का लेवल चेंज कर रहा हूं। आइए, निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से भाग होगा, जो नियम मैं आपको बता रहा हूं वो नियम अगर आपको नहीं पता आप इस सवाल में फेल है, ठीक है ना। सवाल करा है कि चारों में से कौन सा विकल्प 9 से भागे, जिन बच्चों के कंसेप्ट नहीं पता वो हर एक ऑप्शन में 9 का भाग देंगे और चेक करेंगे कि 9 से भाग है या नहीं। अब मैं कुछ अलग बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, यानी अगर सवाल कह रहा है कि कोई भी संख्या 9 से भागे, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भागे, तो अब मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई भी संख्या 9 से भागे तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उसके अंकों का योग 9 से भाग होगा, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9। तो आइए अंकों का योग करते हैं, 6 और 3 9, 9 से भाग होगा, 5 और 4 9, 9 से भाग होगा, 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि आंसर नहीं है, ठीक है। 5 और 4 9 हो जाएगा 8, और 10 और 3 13 बच रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। देखो 2 और 5 7, 7 और 6 13 और 17 और 2 19, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 6 12 और 3 15 16 17 18, इसी के अंकों का योग 18 है जो कि 9 से डिवाइड है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक का सवाल है 2017, यानी कि एसआई का। लेवल बहुत अच्छा है, आप लेवल पर मत जाइए, लेवल तो डेली बढ़िया मिल रहा है आपको, बस आप ये देखिए अगर लेवल बढ़ रहा है तो क्या सर की पढ़ाने की टेक्निक में बदलाव आ रहा है, नहीं आएगा। सॉल्यूशन आपको बेहतरीन ही मिलेंगे, चिंता मत करिए। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है क्या कि एक संख्या दे रखी है मेरे भाई 572 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले सुनिए, इसका मतलब होता है 1 गुणे में, 2 गुणे में, 3 गुणे में, 4 गुणे में, और वैल्यू कहां तक जाएगी 572, इसका मतलब ये है, यानी कि ये जो 572 के पीछे डंडा और बिंदी विराम चिन्ह से दिया गया है, सर इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमित गुणन, यानी कि जिस भी संख्या का फैक्टोरियल करना है वहां तक उसके क्रम से गुणा करने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, अगर दुनिया का कोई भी सवाल, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा सवाल जहां पर शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो पूछा गया है, ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रश्न ऐसा आया है जहां पर शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो बतानी है, तो शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, नियम नोट कर लेना कॉपी पर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी बदलेगा नहीं। अगर किसी अगर किसी भी सवाल में शून्यों की संख्या निकलवानी है तो उसका मतलब वो संख्या काय से भाग करेंगे 5 से, तो 5 एक 5 और 14 पंजे 70, है ना। आगे फिर 5 से भाग करेंगे मेरे भाई 22 पंजे 110, फिर 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20। अब नहीं जा रहा, छोड़ दो, ये जितनी बार हमने भाग दिया है, जितनी बार भाग दिया है वही हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे, यही हमारे क्या होगी, यही हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगी, ठीक है। 22 और 4 26 और 4 30, 30 और 110 कितने होंगे, 140 होंगे। सर 140 हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या बनेगा,
ये बनेगा। मुझे लगता है आपको आनंद आ जाएगा आज के सेट में, आपको रियली में आनंद आ जाएगा, क्योंकि आज इजी वैसे 3 लेवल कराते हैं, ईएमएच, इजी, मॉडरेट, हार्ड। आज हमने इजी तो रखा ही नहीं है, या तो मीडियम लेवल के सवाल हैं, या सीधे हार्ड हैं, या कैलकुलेटिव है। या तो वो हार्ड कैसे है, या तो उनकी कैलकुलेशन ज्यादा है, या वो लेंथी ज्यादा है, या तो बड़े सवाल हैं या कैलकुलेटिव है। ठीक है, आइए देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल अगर 13 है ना, इसका मतलब है इन दोनों के वर्गों का एक्चुअल में योग क्या होगा सर, 169 होगा। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, तो इनके वर्गों का योग 169 होगा। इसका वर्ग कर देंगे वर्गमूल को उठाने के लिए। अब उन दोनों के बीच का अंतर 7 है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 7 है। तो बताइए छोटी संख्या के वर्ग का मान क्या होगा। चुटकियों में बता दूंगा इस सवाल को, सेकंड में। देखिए मैंने क्या बोला, आज की क्लास बाकी क्लासों से थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। क्यों? आज क्वेश्चंस का टकाटक लेवल रखा है, और हमने पढ़ाने के अंदाज में कोई बदलाव नहीं किया है, वही बेस्ट तरीके है, वही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए कि आज मॉडल पेपर में क्वेश्चंस का सबने लेवल बढ़ाया है, तो सॉल्यूशन का स्तर क्या है, सॉल्यूशन का स्तर और बेहतर मिलेगा आपको। कोई भी दो संख्याओं के वर्गों का योग 169 है, उनके बीच का अंतर 7 है, दैट इज द फाइनल। एक संख्या का मान 12 होगा, दूसरी का मान क्या होगा, 5 होगा। सवाल क्या कह रहा है, छोटी संख्या के वर्ग का मान क्या होगा सर, 25 होगा। ठीक है, 25 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 25 विल बी द राइट आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। सवाल क्या कह रहा है, कोई भी तीन संख्याएं, मेरे भाई ये पहली, क्या हो गया रे, तीन संख्याओं की बात कर रहा है, कोई भी तीन संख्याओं की। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था, तीन निरंतर संख्याओं की बात कर रहा है, ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। अब मैं एक ऐसा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, रियली में आपको मजा आ जाएगा कि वाकई में बॉबी सर क्या कॉन्सेप्ट आपने अभी सिखाया है। ये बोर्ड, अच्छा सॉरी, अपडेट मांग रहा है, क्योंकि लाइव क्लास में मांग रहा है अपडेट, तो अभी तो अपडेट कर नहीं पाएंगे, क्लास के बाद ही करेंगे। कोई नहीं, तब तक तो काम चला लेते हैं। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी तीन लगातार संख्याएं, इन सभी को जोड़ के 87 आएगा। अब एक नियम मैं बता रहा हूं, इन तीनों को जोड़ के 87 आएगा, तो इनमें जो बीच का नंबर होगा, बीच का वो नंबर होगा मेरे भाई 87 में 3 का भाग कर दो, वो नंबर होगा 29। अगला वाला क्या हो जाएगा, 30। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, 28। बस सवाल करा है अधिकतम संख्या क्या होगी, 30 इज द मैक्सिमम नंबर, 30 इज द मैक्सिमम नंबर, ये सवाल का आंसर है। अब मैं बताऊं स्पेशल क्या इस सवाल में, इंपॉर्टेंट क्यों लगा। 70% बच्चे जिनके मैथ्स की थ्रू आउट नॉलेज नहीं है, वो पहली संख्या मानेंगे x, फिर x प्लस के 1, फिर x प्लस के 2, फिर सभी को जोड़ के 87 के बराबर रखेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे, तब आंसर आएगा। ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया ना। आज की क्लास स्पेशल क्यों है सर, इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आज की इस क्लास में क्वेश्चंस का लेवल हमने बहुत बढ़िया रखा है, बहुत बढ़िया कैलकुलेटिव सवाल रखे हैं, लेंथी सवाल रखे हैं, फॉर्मूले बेसिस सवाल रखे हैं। लेकिन आज भी आपको यही नोटिस करना है कि लेवल बढ़ाने पर बॉबी सर पर जो ट्रस्ट करके हम पढ़ रहे हैं, सर जो बार बार हमसे बोलते हैं कि यूपी पुलिस के लिए आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो मेरे नाम पर और विश्वास के साथ पढ़ सकते हो, तो वो चीज है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन में तब मिलेगा वही यूनिकनेस। सबसे बड़ी बात, कई बार जरा ध्यान देना, सवाल क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा दे रखी है मेरे भाई 3, 4 और 5।
चूंकि 3, 4 और 5 है तो ये तो कंफर्म है कि ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा सर? समकोण त्रिभुज होगा, बिकॉज ये कौन है? ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस की क्या है? ये ट्रिपलेट की वैल्यू है। दोबारा सुन लो, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 है, यानी कि ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट है, और पाइथागोरस की ट्रिपलेट है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। तो ये आधार हो गई, ये लंब हो गई और एक कर्ण हो गई। हाँ, सवाल क्या पूछ रहा है? अंत्यवृत्त और परवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? एक बेहतरीन से ट्रिक लेके जाओ मेरे से यार, कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो उसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या तो होती है स्मॉल आर और परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर। सवाल कह रहा है अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, का अनुपात क्या होगा? तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर, परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर। इसका मतलब होता है आधार प्लस लंब माइनस के कर्ण बटे 2, और इसका मतलब होता है मेरे भाई कर्ण बटे में 2। इससे बढ़िया तरीका मिल ही नहीं सकता आपको। 2 से 2 चला जाएगा, आधार प्लस लंब, 4 और 3 7 माइनस 5, 7 माइनस के 5 अनुपात कर्ण का मान कितना है? 5। तो आंसर विल बी 2:5। ऑप्शन विल द बी आंसर है। गजब का ट्रिक है। अगर मैं ये ट्रिक ना बताऊं तो ये सवाल जाएगा कम से कम 2 से 2.5 मिनट का सवाल है ये। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है, इसका मेथड अलग होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के इन सर्कल और ये जो बाहर वाला सर्कल होता है ना, यानी कि इन सेंटर की त्रिज्या और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ही पूरा अलग होता है, लेकिन मैंने ट्रिक विद फॉर्मूला लगा दिया है। इनको नोट कर लीजिएगा, स्पेशल नियम है, और सवाल कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। लेवल बढ़ेगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है क्या? x की पावर 4, इधर बताता हूं, देखिए इधर दिया गया है x की पावर 4 प्लस के x की पावर -4 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है, इसका मतलब होता है कि वो पावर क्या में चली जाएगी? बटे में चली जाएगी वो संख्या, ठीक है। इनवर्स का मतलब बटे होता है, उल्टा। इसका मान दिया गया है सर 1154 दिया गया है। अगर मुझे इसका उल्टा चलना है, यानी कि मुझे इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना है, तो हम 1154 में 2 जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल कर देंगे। क्यों? यहाँ पर पावर 4 है, अब इधर x की पावर 4 है, इधर कोई नंबर है p। अगर मुझे x की स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। क्या बनेगा सर? 1156। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब हो जाएगा 34। अब मैं इसका फिर से उल्टा कर रहा हूं एक बार और। स्क्वायर का उल्टा करूंगा तो x प्लस के 1/x आ जाएगा। इसका मतलब ये 34 है, इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो 34 और 2 क्या होगा? 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6। और इस वाले नंबर को, इस वाले पद को हम x प्लस के x की पावर -1 भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा गया था x प्लस x के इनवर्स में x की पावर -1 है, तो x की पावर -1 का मतलब होगा 1/x होगा, ठीक है। सर आगे देखिए, मुझे पूरा यकीन उम्मीद है मतलब आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। भाई क्वेश्चन में कमी नहीं है, लेवल में कोई कमी नहीं है। आज की क्लास का 12 नंबर क्वेश्चन है। आइए एक बार फटाफट से देखेंगे भाई ये वाला सवाल क्या कह रहा है। 725 मीटर लंबी गाड़ी 48 सेकंड में किसी लंबी सुरंग को पार करती है तो गाड़ी की चाल क्या होगी? सीधी सीधी बात है, ये कोई गाड़ी है। सवाल कह रहा है कि 725 मीटर लंबी कोई भी क्या है? ट्रेन है, ठीक है ना। और ये कोई भी एक सुरंग है। ये क्या है सर? ये क्या है? ये एक सुरंग है। और ये सुरंग कितनी लंबी है सर? सुरंग मेरे भाई दे रखी है 235 मीटर, ये लंबी दे रखी है सुरंग, ठीक है। जब ये गाड़ी इस सुरंग को पार करके जाएगी, इसे पार करने में टाइम कितना लेगी सर? टाइम लेगी मेरे भाई ये 48 सेकंड का, ठीक है। अब आप एक कॉमन सेंस पे जाइए, नो ट्रिक नो फॉर्मूले, ओनली कॉमन सेंस में जाइए कि जब कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी सुरंग को पार करेगी
तो ट्रेन भाई जब भी कोई भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो वो चल के जाएगी। जब सुरंग को पार करेगी, ऐसे करेगी सुरंग को पार, ये सुरंग है, ये ट्रेन है, ऐसे पार करेगी। जब गाड़ी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई को पार करेगी और खुद की लंबाई को पार करेगी। तो अपने को क्या बताना है सर? अपने को बताना है गाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी हो जाएगी 725 प्लस के मेरे भाई 235 बटे में क्या होगा? 48। इधर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 35 9 7 और 2 9 960 बटे 48, यानी कि गाड़ी की चाल होगी सर 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब डाउट कर जाएंगे कि सर ये तो ऑप्शन में नहीं है। परेशान मत हो, अगर चाल दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसमें गुणा कर दो 18 बटे 5 का, 5 चौक 20, 18 चौक 72। अब ये चाल काय में आ जाएगी? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सुन लो, अगर चाल किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है तो गुणा करेंगे 5 बटे 18 का, चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो गुणा करेंगे 18 बटे 5 का और चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमारा उत्तर आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड। हमें घबराना नहीं है, हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है और ऑप्शन से मैच कराना है। ठीक है, आगे देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई 5 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या। अपने दिमाग में रखिएगा, मैं कैसे चुटकियों में सवाल, 90% बच्चे ये बात, मतलब सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि ऐसे सवालों में भाई 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। तो ऐसी स्थिति में इन पांचों संख्याओं को हमें मानना पड़ेगा, एक x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, ऐसे करके। अब ध्यान देना, इस लेवल के सवाल में मेरा सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग, बेहतरीन है, जिस पर मेरा पूरा जोर है वो कितना बेहतरीन है, रियली में है तारीफ करने लायक, शेयर करने लायक, लाइक और सब्सक्राइब करने लायक है या नहीं है। मैं कहता हूं इन 5 संख्याओं में ये संख्या मेरे भाई बीच में होगी, तीसरी। अब मेरी बात सुन लो, जो बीच में होगी ना वही औसत है। तो औसत कौन है? 10, अगली बारी 12 और अगली बारी 14, क्योंकि सम संख्या है। इससे पहले 8 और इससे पहले 6। पूछो क्या पूछ रहा है? इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर संख्या क्या होगी? यही तो मध्य है, जो औसत है वही तो मध्य है। दैट इज द आंसर। मजा आया नहीं? बताओ, सॉल्यूशन में धुआं उड़ा देते हैं अपन। हमने बोला लेवल कितना भी ऊपर नीचे हो, लेवल से फर्क नहीं पड़ता, आपको मतलब फर्क पड़ता है कि क्वेश्चंस को एग्जाम में हिट कैसे करना है। वो हिट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये लीजिएगा, आ गया सबसे टफ सवाल। अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो इसी को सबसे टफ माना जाएगा। मैंने कई बार बोला है कि एसआई और सीआई, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो पूरे गणित में सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि ये पूरी तरीके एक सिंगल फॉर्मूले पर पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये सवाल पेपर में आएगा तो 90% बच्चे सवाल को गलत कर देते हैं या टाइम ज्यादा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एसआई और सीआई का सवाल जब पेपर में आएगा तो हद से ज्यादा कैलकुलेटिव आएगा। 16,400 रुपए की राशि है, ठीक है, इस पर ब्याज कितना दिया गया है? 5%। और इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो बताइए किसकी राशि क्या हो जाएगी? गजब का रे, लल्लन टॉप सवाल है, खतरनाक सवाल है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बिल्कुल हार्ड प्लस कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा, दोनों का सवाल है। मैं इसे 10 सेकंड में कर सकता हूं, देखो कैसे। हमें पता है कि ब्याज कितना लगेगा? 5%। जो भी पैसा हमने उधार लिया है इस पर ब्याज लगेगा 5% का मतलब 1/20, यानी 20 रुपए की राशि हमने उधार ली, इस पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा, है ना? तो जो किस्त तुम जमा करोगे वो 21 रुपए करोगे, नहीं करोगे? मेरी बात मत मानो, बच्चों वाली बात है ये तो। अरे जब भी अपन बैंक से लोन लेते हैं तो जो किस्त भरते, जो ईएमआई हमारी आती है
कार बाइक घर वगैरह किसी चीज की, तो किस्त में क्या होता है, जो लोन लिया है वो पैसा भी होता है प्लस उस पर ब्याज भी जुड़ी होती है। तो 20 रुपए का लोन लिया, 1 रुपए का ब्याज, किस्त कितने की भरोगे, 21 की। किस 21 की भरोगे, चलो सब सुन ले, 21 की भरोगे। 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब होता है 3 सत्ते 21, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 से जरूर भाग होगा। 7 और 6 13 नहीं हो रहा, 7 में 12 9 21 बिल्कुल हो रहा है, 9 7 में 12 4 ये बिल्कुल नहीं हो रहा, 8 16 ये दो अंतर है, यही तो आंसर है। अब 3 से 2 आंसर मिल गए, अब वो 7 से भाग होगा, या तो अलग अलग कर लो या फिर 21 से कर सकते हो, 21 से कर लो भाई, जो भी किस्त होगी 21 के आसपास होगी, 21 से काट के देख लो, 21 चौके 84 21 दो 42, अरे वाह यही तो किस्त है, यही तो किस्त है, यही हमारी किस्त का मान है, यही हमारी क्या है, किस्त का मान है। सर ये क्यों नहीं है, मेरी बात सुनो, अगर मैं 7590 रुपए को किस्त मानना हूं, किसको, अगर मैं 7590 रुपए को, आंसर आ गया, अगर 7590 किस्त है तो 7590 किस्त है, चलो लगाओ, 0 9 9 18 5 5 10 और 11 7 4 और 1 15, अगर 7590 रुपए की तुम किस्त भरोगे तो दोनों किस्तों में कितना पैसा जमा होगा, 15 180, अरे 16,000 का तो लोन ही लिया है, तो जो टोटल पैसा जमा होगा तो वो तो लोन से ज्यादा होगा, तो ये उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यही एक आंसर है। 8820 रुपए की अपन दो किस्तें भर रहे हैं, 0 2 2 4 8 8 16 और 17,640, लोन से ज्यादा पैसा भरा जाएगा तभी तो ब्याज भरी जाएगी, बैंक ब्याज लेगी, ये एक तरीका भी है। इतना भी नहीं करते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, डबल करके देख लो, जो इंस्टॉलमेंट इनसे ज्यादा बनेगी, भाई लोन लिया 100 रुपए का तो 90 थोड़ी भरोगे, 101 तो कम से कम भरना पड़ेगा, क्योंकि लोन में ब्याज भी तो भरना होता है। मजा है कि नहीं आप बताइए, सवाल के लेवल को देख के हिले करिए हिले, और उससे भी बेहतरीन वही चीज जिसके बारे में रोज बोलता हूं, विश्वास करिए, यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे यूट्यूब पर डंका बजाया हमने 6 साल लगातार, हमारी टक्कर में कोई रहा नहीं है, 5 लाख से क्या लगभग 10 लाख से बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, और एक अलग ही लेवल की क्लासेस हमने दी हैं, तो बिल्ड किया है वो ट्रस्ट, वो विश्वास, जिस पर आप विश्वास कर सके उस मेहनत पर। और मैं नहीं कहता मेरी बातों पर जाइए, आप तो मेरी यादों पर जाइए, आप तो मेरे तरीकों पर जाइए, जो चीज मैं बता रहा हूं वो फैक्ट में है या नहीं है। 48,750 रुपए की राशि है जिस पर 16% की दर से साधारण ब्याज देना है 73 दिन का, ठीक है मेरे भाई, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है 48,750, सर कैसे निकाल रहे हो, मैं बता रहा हूं ना, ऐसा ही बराबर होता है मूलधन गुणे में दर, दर कितनी है मेरे भाई 16%, यानी कि 16 बटे में 100, समय कितना है मेरे भाई 73 दिन, 73 दिन का मतलब क्या होता है 365, समझो, लिख देता हूं, P गुणे में T गुणे में R बटे में 100 बराबर SI, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100, तो मूलधन गुणे में दर 16%, 16 बटे 100 गुणे समय, समय 73 दिन का है, दिन को साल में चेंज करेंगे 365 का भाग करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये 11 दिवस है, ठीक है सॉल्व करते हैं, मत करो सॉल्व, आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें, मैं ध्यान से देखना, 73 पंजे 365 होते हैं, पहली बात तो ये गया, और 5 से 0 0 गया, और 5 से चला जाएगा ये कितनी बार, 5 नम 45, 5 सत्ते 35 और 5 25 गया, अब 2 अट्टे 16 और 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 6 5 5 नाम 45 5 25, 195 गुणा 8 कर लो, अड़पन 40 हासिल लागी 4, 19 से 152 और 4 156, यानी 1560 कहीं पर दिख रहा है जी, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा सर 1560 होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का जवाब है। बताओ भाई, आपका जवाब यही आएगा, साथ तो आनंद आ गया, आपका जवाब यही आना चाहिए कि रियली में भैया वो भी भैया मजा आ गया, इलाका कोई भी हो धमाका अपना होगा, यूपी के अर्थाने में एक सिपहिया वो भी भैया की क्लास से होगा, ये वादा है हमारा, ठीक है ना, तो रेगुलर यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं होती, वरना वो जलवा दिखा दूं मैं आपको,
और बेहतरीन जलवा, जलवा तो है लेकिन और बेहतरीन क्वालिटी और मतलब और कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है कि नहीं है? वो चीजें जो वे टू वे कनेक्शन भी है ना, वो आपको बेहतर मिलेगा। रुकिए, जल्दी से जल्दी आएंगे। पी क्यू किसी काम को 6 दिन में करते हैं। पी और क्यू दोनों मिलते हैं काम को 6 डेज में करते हैं, ठीक है, तथा क्यू अकेला काम को 10 डेज में करता है। बताना है कि पी अकेला कब करेगा। ऐसा तरीका बता दूं कि दीवानगी से छा जाए सर पर। हाँ बताओ भाई। ठीक है, दोनों का दिया गया, अकेले का पूछा है, निकाल दो, दोनों का गुणा कर दो और दोनों का अंतर कर दो। 10 के 60 बटे में 4, आंसर विल बी 15। खत्म कर दो, जिंदगी से बर्बाद कर दो इस सवाल को। अगर दोनों का टोटल दिया है, एक का पूछा है, दोनों का दिया है फिर किसी दूसरे का पूछा है, दोनों का तरीका निकाल दो। क्या? पहला गुणे में दूसरा बटे में पहला माइनस के दूसरा, ये आंसर। लपेट दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बताइए? 17वां क्वेश्चन आपके सामने है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हार्ड इजी, मैं ये लिख के दे रहा हूं। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पेपर में आएगा ये सवाल, आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ये सवाल आएगा 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 आएगा। मेरे 10 साल का अनुभव है, ये आएगा। ठीक है, चलो भाई, सवाल क्या है? 110 रुपए की राशि है। सवाल कह रहा है कि 2 रुपए, मेरे भाई 1 रुपए और 50 पैसे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही गई है। क्या? कि 2 रुपए, 1 रुपए और 50 रुपए के सिक्कों के रूप में 110 रुपए की राशि है, जिनका अनुपात, यानी कि सवाल में यह दिया गया है कि अपने पास टोटल 110 रुपए हैं, जो कि 2 रुपए के, 1 रुपए के और 50 पैसे के सिक्के के रूप में है। तो सिक्के कैसे दे रखे हैं? सर सिक्के दे रखे हैं मेरे भाई 1:2:3 में दे रखे हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये कह रहा है इन सिक्कों को जब तुम गिनोगे, है ना, तो इनकी जो राशि बैठेगी, इनकी जो राशि बैठेगी वो बैठेगी रुपए में, और वो कितनी बैठेगी? 110 बैठेगी। आइए राशि बना के देखते हैं, राशि कितनी बैठ रही है, चेक तो करते हैं। अगर 2 रुपए का मैं एक सिक्का गिनूंगा तो राशि कितनी बनेगी? सर 2 रुपए की बनेगी। 1 रुपए के 2 सिक्के गिनेंगे, सर राशि 2 रुपए की बनेगी। 50 पैसे के 3 सिक्के बने गिनेंगे, सर राशि 1.5 रुपए की बनेगी। सवाल कह रहा था इन सबको मिलाकर के राशि बनेगी 2 और 2 4 और 1 5 5.5 की। कितने की? इन सबको मिला के राशि बनेगी मेरे भाई कितने की? मेरे बनेगी 5.5 रुपए की। और सवाल में दे रखा है क्या? राशि बनेगी 110 रुपए की। दैट इज क्लियर। अगर यहां से पॉइंट को हटा दूंगा, इधर मेरे भाई 100 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ये कैलकुलेशन को बेहतर कर रहा हूं। आगे 11 5 55, 11 दाड़े के 110, 0 से 0, 5 से कट गया 20, यानी कि 1 का मान कितना आ गया? 20 आ गया। सर अब सवाल क्या कह रहा है बताइए? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? सर 50 पैसे के सिक्के तो 3 है, 1 का मान 20 है, तो 3 का मान क्या होगा? सर जी 60 होगा। बिना बंद करे आंख, बिना सोचे समझे आंख बंद करके आंसर क्या लगा दो जी? 60 लगा दो। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। बिना सोचे समझे आंख बंद करके आंसर क्या लगा दो? सी लगा दो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आ चुका है बोर्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर नहीं है बट हमको मालूम है, हमारे पेज पर लिखा चल रहा है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर, तांबा और जस्ता, क्या दे रखा है मेरे भाई? जर्मन तांबा जस्ता का अनुपात दे रखा है 21:16। ठीक है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता, यस यस, सवाल में दिया गया है कि एक धातु में दे रखा है तांबा दे रखा है और मेरे भाई जस्ता दे रखा है। ठीक है, और एक निकल करके कोई धातु और है वो दे रखी है। ध्यान से पढ़ना, आंसर हो जाएगा। मजेदार सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन है। एक धातु में तांबे जस्ते का अनुपात है 21:16।
सर तांबे का और जस्ते का अनुपात है 21:16। बहुत बढ़िया। तांबे जस्ते का अनुपात है 21:16 और निकिल और जस्ते का अनुपात है 7:24। ये 7:24 का है निकिल का और जस्ते का। जस्ते निकिल का नहीं है, उल्टा है। यानी कि निकिल जस्ते का 7:24 है, निकिल जस्ते का कितना है 7 और 24 है। लो जी लो, निकिल और जस्ते का आ गया 7 और 24। यहां से आगे शुरू होता है मेरा कारनामा। मेरा कारनामा क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं इस अनुपात की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कई बार पढ़ा है, मैं फिर बोल रहा हूं। अनुपात में खाली वाला घर पड़ोसी का, पड़ोसी कौन है 16, पड़ोसी कौन है 24। अब उड़ाओ, पहले तो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बस छोड़ दो। 21 तिया 63, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14, 63, 48, 14। ऑप्शन विल बी ए। चलो बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतना टाइम नहीं है। सवाल सेकंड्स में आ जाना चाहिए, सवाल सेकंड्स में आ जाना चाहिए, ज्यादा सोचने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। अनुपात में खाली घर पड़ोसी का, खाली घर पड़ोसन का। आइए जी आइए जनाब, अगले वाले सवाल पर चलते हैं। 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है, यानी कि 16% के लाभ का मतलब है 116%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 435 है। सवाल कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 330 है तो बताओ लाभ क्या होगा। ठीक है, तो हानि कितनी होगी ये बताना है। पहले मेरी बात सुनो, जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ, मैं बना के बताता हूं। 5 अट्टे 40 और 5 सत्ते 35 और 5 6 के 30 और 5 6 के 30। हो गया। अब 3 से कट जाएगा 22 बार, 3 से कट जाएगा 29 बार। ठीक है, और 29 से कितनी बार कटेगा, इधर ये 4 बार, 4%। यानी इसकी वैल्यू 4% के बराबर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 4% का मल्टीप्लाई कर दो। 2200 के 88% के बराबर होगी। 88% का मतलब है कि वैल्यू 100 से 12 कम हो रही है, इसका मतलब है 12 का लॉस है। हो गया आंसर। हमेशा अगर परसेंटेज में प्रॉफिट है तो वो वैल्यू 100 से प्लस होगी, परसेंटेज में लॉस है तो मेरे भाई वैल्यू 100 में से माइनस होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का, पढ़ाया नहीं है। किसी दिन रिवीजन कराऊंगा, वन शॉट क्लास लाऊंगा, किसी दिन एक वन शॉट क्लास लेके आऊंगा, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के हर सभी टॉपिक की थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी इसमें, जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन वन शॉट का मतलब है कि अगर लाभ हानि में 18 टाइप के सवाल बनते हैं तो एक क्लास में आपको लाऊंगा, सभी 18 टाइपों में से एक के क्वेश्चन करा दूंगा, सीधे हिट करके बताऊंगा एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से, नॉट अ बेसिक कांसेप्ट एंड मेथड्स। बाकी देख क्वेश्चन में 20 है। एक महिला अंकित मूल्य पर 24 की छूट के साथ एक कार खरीदती है और अंकित मूल्य से 20 पर बेच देती है। अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी, खरीद बोले तो सीपी, बेच बोले तो एसपी। अगर अंकित मूल्य 100 है, 24 की छूट पर खरीदेगी तो खरीदेगी 76 में। एक महिला 24 की छूट के साथ खरीदेगी, अंकित मूल्य 100 है तो खरीदेगी 76 में। सवाल, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचेगी, अंकित मूल्य 100 है तो बेचेगी मेरे भाई 120 में। सवाल क्या, लाभ क्या होगा, लाभ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाते हैं तो मेरे भाई क्या होता है, लाभ होता है। तो 76 में खरीदी, 120 की बेची, तो बताओ लाभ कितने का हो गया। सर लाभ हो गया मेरे भाई 46 का। कितने का हो गया 46 का ही तो हो गया, बताओ। नहीं 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 46 का ही। शॉर्ट कर दूं यही कि यही, लो जी लो 44 का होगा।
2 से कट जाएगा मेरे भाई 4 से कट जाएगा 19 चौके 76 और 4 से कट जाएगा मेरे भाई 30 बार 44 का लाभ हो ना इसलिए। तो कितने का लाभ हो गया मेरे भाई 11 का कितने पर 19 पर गुणा करेंगे 100 तो आंसर आ जाएगा 1100/19%। यही उत्तर है। सारे ऑप्शन मैच करते हैं, एक आंसर कर लो। 19 का भाग करेंगे 1100 में, 19 छिक्के 114 ज्यादा चला जाएगा, 19 5 95, 19 5 95। देखो ये तो गया 19 5 95, 110 में से अगर 95 गए तो 15 बचे, अब 0 का 150 हो गया, 19 7 133, 57 बार गया, 57 बार गया तो देखो ये गया, केवल ये बचा 33 का मतलब 17 बच गए। तो बस यही सवाल का उत्तर है 57 सही 17/19% हमारे सवाल का उत्तर होगा। ये वाकई में कैलकुलेटिव सवाल था, ये वाकई में ही कैलकुलेटिव था। और आपको बता दूं आजकल पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, आप घबरा जाते हो लेकिन पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये बताओ, ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, मिनिमम 5 से 10 मिनट का सवाल है, अकेला सवाल। सब फिर पेपर में क्यों आएगा? आते हैं भैया। सवाल जितने ज्यादा देखने में इजी लगते हैं वो उतना ज्यादा टाइम लेते हैं। अब ये देखना कि तुम इतने कठिन और हार्ड सवाल को मैं कैसी ट्रिक बता रहा हूं। ध्यान देना, ऊपर भी 11 है नीचे भी 11 है, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या घट गई। 6 का स्क्वायर 36, सब संख्या घट गई, संख्या घट गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब घट गए। चेक करो, नीचे 3 अंकों के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यानी कि एक कम है ऊपर, नीचे 3 ऊपर 2, एक यहां भी कम है, नीचे 4 ऊपर यहां भी एक कम है, यानी कि नीचे जो संख्या, पहली बात तो है संख्या जितनी नीचे है उतनी ऊपर है, संख्या संख्या कट गई। वैल्यू किसकी रही, यहां महत्व किसका रहा, पॉइंट का। नीचे जितने अंकों इन्हें ऐसे गिन लो, 1 2 3 4, 1 5 6 7 8 9 10, ऊपर गिनना 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऊपर एक अंक कम बाद पॉइंट है। जितने अंकों के बाद पॉइंट होता है उतना जीरो लगाते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक जीरो नहीं 10, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। इससे बढ़िया मेथड पूरे यूट्यूब पर कोई मिल जाए तो आज ही पेन छोड़ दूंगा और पढ़ाना चाहिए भर के लिए बंद। ये क्वालिटी वाला मेथड है। अब तो मेथड देखो जान लगा दी है सवाल करने में। पहली बार जब मैं सवाल बनाता हूं तो अपने हाथ से बनाता हूं, यानी खुद ही क्वेश्चन छांटता हूं, तो एक बार तो सॉल्व कर लेता हूं, तब जब पीपीटी पीडीएफ बन जाती है एक बार सॉल्व करता हूं, जब एक बार करता हूं, अब 3 सॉल्यूशन लेके आता हूं। इसीलिए मैं बहुत सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस में शॉर्ट मेथड, इजी, बिल्कुल हैवी शॉर्ट मेथड बता पाता हूं। गुणमास का सवाल है, सरलीकरण का, कोई इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। करते सॉल्व, 5 दून 10 और 1 11, यानी 11/5 माइनस के 2 ब्रैकेट, ठीक है। आगे करते हैं, 1/4 प्लस के 2/5 एंड डिवाइडेड बाई बड़ा वाला कोष्टक, मझला कोष्टक का मान क्या होगा 11/5 एन माइनस के 2, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 5 दून 10, 11 में 10 के तो 1/5, तो मझला कोष्टक का मान आ जाएगा 1/5, गुणे में चल रहा है 5, बंद कर देंगे, इधर -2/3 एन गुणे में 3/5। अब मेरा कमाल देखना, अब अपने बॉबी भैया का कमाल देखना सॉल्यूशन में, आटा सावन की गठा, आटा सावन की गठा, सब खत्म हो गया। इधर 1/4 प्लस के 2/5 डिवाइडेड बाई पूरे ब्रैकेट का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, माइनस इधर आ गया 2/5, एक का भाग करूंगा 2/5 में तो जाएगा ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो इसका मतलब 1/4 प्लस के 2/5 माइनस के 2/5, खत्म खत्म, आंसर विल बी 1/6। बोलो आंसर आया कि नहीं आया? भले ही बोर्ड मास है, भले ही सरलीकरण है, भले ही कैलकुलेशन है, मेथड अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई भी सवाल बहुत इजी से बना सकते हो आप। चलिए इसको देखिए फटाफट, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, इसको करेंगे कैसे ध्यान देना। एक बार मल्टीप्लाई इधर, एक बार इधर, √5 प्लस √3,
तो सर ये हो जाएगा √5 प्लस के √3 का स्क्वायर, बीच में प्लस इधर हो जाएगा √5 माइनस के √3 का स्क्वायर, ठीक है, बटे इन दोनों का लघुत्तम वही √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सर ऐसे क्यों नहीं लघुत्तम, मैं समझाता हूं। ये है a माइनस की बी, ये a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ये ब्रैकेट हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। ऊपर आ जाएगा 2 √5 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर बटे में √5 का 5 माइनस के 3, 2 से 2 गया, यानी कि 5 प्लस के 3 बराबर आंसर विल बी 8। ठीक है सर, यानी आंसर विल बी क्या आ जाएगा सर? आंसर विल बी मेरे भाई 8 आ जाएगा। 8 हमारे क्वेश्चन का जवाब है। ठीक, ये लो सवाल अगला। सुंदर सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है ना। 3 साल बाद इनकी आयु, 3 साल बाद इनकी आयु का वर्तमान आयु है, 3 साल बाद उनकी आयु का वर्तमान आयु अनुपात 11:9 हो जाएगा। सीमा की वर्तमान आयु क्या है? हिंदी गलत, इंग्लिश पढ़ते हैं। एज ऑफ सुंदर एंड सीमा आर इन द रेशियो 5:4, 3 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम। अच्छा, 3 साल बाद, वर्तमान शब्द को हटाओ यहां से, ठीक है, 11:9 होगा। सीमा की वर्तमान उम्र यहाँ पर क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए मुझे आप लोग, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। ये 3 साल के बाद कितना हो जाएगा सर? 11:9। कई बार बताया है, 11 चौके 44, 9 पंजे 45। इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 1, इन 2 के 3 साल, जिसके बारे में बोला गया है सवाल में, ठीक है। तो 3 दूनी कितना आ गया? 6, 6 चौके 24। सीमा की उम्र क्या होगी? 24 साल होगी। ये हमारे क्वेश्चन, सीमा की उम्र क्या होगी? 24 साल होगी। हमारे सवाल का उत्तर है, ये सुंदर थी, ये सीमा थी। और ये देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी व्यापार में 3:2 में कोई भी पैसा लगाते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में जो पैसा लगाते हैं, उस लगाए गए पैसे के हिसाब से उसका लाभ बांटा जाता है। सवाल कह रहा है टोटल लाभ में से 5% दान में दे दिया, ठीक है। हमें पता है कि अगर टोटल लाभ में से 5% दान में दे दिया तो एक का हिस्सा इतना है, यानी 3 अनुपात का मान दे रखा है मेरे भाई 1710। बताना है कि कुल लाभ क्या होगा, दोनों का टोटल क्या होगा? दोनों का टोटल होगा 5। इसका मान बताना है। मेरी बात सुनिएगा, 1710 दे रखा है मेरे भाई, 3 का, अपने को 5 का मान बताना है, ठीक है भाई। 1710 जो लाभ है वो एक का दे रखा है, 3 का अपने को टोटल बताना है, 5 बताना है। लेकिन कंडीशन क्या है? ये लाभ जब बताना है जब 5% दान में दे दिया, यानी कि 100% में से 5 दान में दे दिया, तो बंटवारा कितने का होगा? 95 का। तो ये जो बंटवारा हुआ है वो 95% पर हुआ है। हमें 100% का टोटल मान बताना है। काट दो, 19 5 95, 5 से गया 5, 19 नंबर 171, 3 से 30 बार कटेगा, 3000 हमारे सवाल का उत्तर है। ये लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं है, बेस्ट से बेस्ट सवाल आपको दे रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया सवाल आपको दे रहा हूँ। ये हमारा आज का अंतिम सवाल ले लो। एक व्यक्ति ने 30 रुपए में 14 फल खरीदे। खरीदने का मतलब सीपी, यानी कि 30 रुपए में 14 खरीदे, और बेचने का मतलब क्या हो गया? एसपी। 20 रुपए के 7 बेचे, 14 के हिसाब से खरीदे, 7 के हिसाब से बेचे, यानी कि वस्तु की संख्या को मैं 14 ही मान लूं, तो मेरे भाई खरीदे कितने के? 30 के, 7 दूनी 14, बेचे कितने के? 40 के, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे भाई? 1 का 3 पर गुणा करेंगे 100, तो प्रॉफिट हो गया 33 सही 1/3% हो गया। बस खत्म हो गया आंसर। अप्रोच पर ध्यान दीजिए, सवाल पर मत ध्यान दीजिए। सवाल तो सभी अच्छे हैं, सवाल सब लेवल के हैं, ठीक है कि नहीं? बताइए, कोई प्रॉब्लम आप सभी को? अब मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए। सभी साथी इस सवाल का मेरे भाई स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इस सवाल का उत्तर आपको क्लास के कमेंट बॉक्स में देना है। पॉसिबल हुआ तो मैं इस सवाल का उत्तर, हाँ, अगली सीरीज जब हमारी आएगी तो हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि बॉबी सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज आप सभी साथी हमारी क्लास को एक बार लाइक करना, क्लास को शेयर करना,
सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि जो भी हमारी क्लासेस या शॉर्ट वीडियो वगैरह आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्लास पढ़ के कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी पॉजिटिव कमेंट मुझे एक एनर्जी देगी पढ़ाई के लिए, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपीपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेकर के आए हैं एक यूपीपी का रिवीजन बैच। क्या? रिवीजन बैच लेके आए हैं, मात्र ₹149 का हमारा ये बैच है, ठीक है? इसमें आपको क्या मिलेंगे, 45 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 5 ऑल यूपी रैंक टेस्ट मिलेंगे, आपको डाउट सेशन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उस क्लास का आपको नोट्स भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, इसमें जुड़ें। हमारी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वजयसूत्र एजुकेशन की एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट लिंक दिया गया है। हमारी वेबसाइट को जॉइन करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है? कल मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।